सर जी एक बार बताओगे हमारा कौन सा हेड चल रहा था? कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन क्या था बच्चे? क्या हो गया? सेक्शन 45। आइए बाय बाय। सीएस के बच्चों बेस्ट बैच। आइए सर जी, हम लोगों ने कैपिटल गेन्स के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन देखा था, चार्जिंग सेक्शन 45। क्या कहता था वो? दैट देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट, देयर शुड बी ट्रांसफर, एंड इफ देयर आर प्रॉफिट्स तो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा? कैपिटल। कैपिटल एसेट होना जरूरी है, ट्रांसफर होना जरूरी है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल गेन में जाएगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में थी? 2 क्लॉज 14। 2 क्लॉज 14 में पहले तो सारा पार्ट था इंक्लूड्स पार्ट। इंक्लूड में कितने पॉइंट थे? 2। पहला पॉइंट क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, पर्सनल, ऑफिशियल, कोई भी हो, यानी कि दुनिया की सारी चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ गई थी। सेकंड पॉइंट क्या था बच्चे? स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एफआईआई। उसके बाद हमने एक्सक्लूड करे थे कुछ पॉइंट। सबसे पहला क्या करा था? स्टॉक ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन कौन सा स्टॉक बाहर नहीं करा था? स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एफआईआई। सेकंड पॉइंट था पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स। मूवेबल इफेक्ट्स एक्सक्लूडिंग गोल्ड, ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। उसके बाद थर्ड कौन सा था बच्चे? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। और उसके बाद मैंने आपको बताया था गोल्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स। फिर हम लोगों ने देखा था कैपिटल एसेट या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है, शॉर्ट टर्म होता है। मेजरली किस बेसिस पे डिवाइड होती है बात? कितने महीने पे? 36 मंथ्स। पर कुछ केसेस में 36 मंथ्स हो जाता था 12 महीना, और कुछ केसेस में वो 36 मंथ हो जाता था 24 महीने। 36 मंथ्स तो सब केस में था अदर देन, लेकिन मुद्दे की बात है 12 किस केस में था? सबसे पहले क्या था? listed securities. Second point, unit of equity oriented fund and unit of mutual fund. Third, zero coupon bonds. क्या मैं कह सकता हूँ इन केसेस में था। इसके बाद कुछ केसेस में 36 महीना 24 महीना माना जाता था अनलिस्टेड शेयर्स, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो भी एसेट है वो 36 मंथ्स के क्राइटेरिया पे माना जाएगा। मेरा आपसे सवाल, अगर आपके पास जो लैंड एंड बिल्डिंग है जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर आपने उसको डॉट 36 मंथ्स के लिए होल्ड करा, डॉट 36 मंथ्स, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? यार गलत कर दिया रे, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल दिया था मैंने। आप जिस घर में रह रहे हैं डॉट 36 मंथ, पर आप जिस घर में रह रहे हैं उसके लिए क्राइटेरिया कितना है? 36 या 24? 24 महीना। अगर आपके पास रिलायंस के शेयर है, लिस्टेड शेयर है, बच्चों उसको बंद भी कर दो, ये वाला रुकती ना बंद करता है, नहीं तो कूलिंग नहीं होगी। अतः एक बार इसको ना खींच के थोड़ा सा वो कर दो, जिस जगह से वो बंद हो रहा है ना उसको थोड़ा प्रेस कर दो, बस धीरे धीरे धीरे, ऐसे तेज से नहीं करना, बस उसको थोड़ा सा। अनिरुद्ध एक बार कर दियो, ऐसे नहीं होगा वो, कोई बात नहीं, जोर मत, टूट जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ यहाँ से प्रेस कर, ना ना साथ में पकड़ना है। ठीक, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली अगर आपके पास रिलायंस के शेयर है एंड डॉट 12 मंथ्स होल्ड करा है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? हाँ डॉट 12 मंथ्स क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा। बिल्कुल सही बात है कि शॉर्ट टर्म होगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल एसेट या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में देख लिया, और उसको बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इसको बंद कर देना फैन को। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा। इंडेक्सेशन कहां पर होती थी? लॉन्ग टर्म के अंदर होती थी। और शॉर्ट टर्म के अंदर होती थी? नहीं होती थी। आइए जरा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। पहले कैपिटल गेन कैसे निकलता था? सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। जैसे ब्रोकरेज हो गई, 5 करोड़ का घर बेचा, 10% कमीशन है, 5 करोड़ का 10% कितना हो गया? 50 लाख। तो सेल कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? 4.5 करोड़ लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
जो भी जब भी आपने एक्वायर करा इनटू सीआई ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआई ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने एसेट 1/4/2001 से पहले का एक्वायर करा है, यू हैव द ऑप्शन टू टेक द एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट एक पीरियड से पहले की इग्नोर करी जाती थी, 1/4/2001 से पहले की सारी इग्नोर करी जाती थी, उसके बाद की जो भी इंप्रूवमेंट है जितना भी खर्चा करा इनटू सीआई ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय सीआई ऑफ इंप्रूवमेंट, या माइनस कर देते थे। और फाइनली आपका क्या आता था, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें से कुछ एग्जेम्पशन माइनस करेंगे, 2-3 क्लासेस लगेंगे उस पे, और फाइनली आपका क्या आ जाएगा बच्चे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ठीक है जी, यहाँ तक हमने बातें कर ली थी। कोई और पॉइंट करा था यही हुआ, और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखा। ठीक है बच्चों, आइए। ठीक है, आइए अब हेडिंग डालते हैं जी। कैपिटल गेन्स are taxable in the previous year in which capital asset is transferred। क्यों साहब, सही लिखा है गलत लिखा है? हाँ जी, लिखना है ये आपको। उसी साल में टैक्स होता है जिस साल में आप क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर। फॉलोइंग आर दी एक्सेप्शंस। आपको ध्यान है हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन में भी लिखा था कि कुछ एक्सेप्शन आएंगी, है ना? आइए, सबसे पहला, और मैं इसी तरीके से सिर्फ पहला ही लिखूंगा और उसकी कहानी डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, और आपको क्या मिला है जी, इंश्योरेंस क्लेम। सबसे पहले ये कहानी देखेंगे 45(1)(a। सर जी ये सेक्शन याद रखने, हाँ बेटे जो जो हम लिख रहे हैं वो याद रखने। 45(1)(a, बड़े ही प्यार से देखिएगा बेटे, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर ए, अभी मत लिखना इसको, लिख लिया था, शॉर्ट में लिखूंगा, मतलब ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिख रहा सारा का सारा। तो एक इंसान है भाई मिस्टर ए, उसने परचेज करा लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1/4/88। ओ माय गॉड, 1/4/2001 से पहले या बाद में है? पहले है ना। 10 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कौन से दिन का होगा? फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001, 50 लाख। नई बात लिखने जा रहा हूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सुना है आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? अदर सोर्स में मैंने थोड़ी सी बात करी थी, हाउस प्रॉपर्टी में भी वैसे बात तो करी थी, सर्कल रेट होता था, है ना? आप अगर घर बेचते हो, आज हो सकता है अगर क्लास अभी चलती गई 2.5 घंटा तो पहुंच जाऊंगा इस पे ढंग से। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है कि भाई ये सरकारी रिकॉर्ड में इतना सर्कल रेट है उसका। अगर जैसे अगर आज आप, आपका जो घर है आप वो 1 करोड़ का है, तो मैं मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, मार्केट मार्केट, समझ रहे हो? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चे हम लोगों ने, मैंने अभी ना जुलाई में एक प्रॉपर्टी परचेस करी, ऐसा मत सोचिए प्रॉपर्टी है, लोन भी है बेटे साथ। तो लोन लिया था, प्रॉपर्टी परचेस करी थी। वो प्रॉपर्टी कितने की थी जी? तो जो सेलर है उसने बोला भाई साहब 1 करोड़ में बेचो। तुम्हारी डील कितने की हुई अभी? 1 करोड़ की। आप मुझे बताइए सर्कल रेट क्या है उसमें? 1 करोड़ मार्केट वैल्यू है, सर्कल रेट है? दोनों नहीं होता कभी, मार्केट वैल्यू।
समझ रहे हो, मार्केट वैल्यू अलग होता है, सर्कल रेट अलग होता है। सर्कल रेट जनरली 50% चला सर। हाँ, और आज हो सकता है सारी बातें करूंगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, हाँ ये सर्कल रेट ही होता है, स्टैम्प ड्यूटी से भी लगती है। तो जो पेपर बनते हैं जो सरकार को दिखाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे होते हैं। तो मैं आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोल रहा हूँ 40 लाख। वो शो कैसे करता है ना, मेरे को बहुत गहरी बात करनी है। अभी के लिए मैंने स्टैम्प ड्यूटी कितनी रख दी। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है बच्चे, वैसे तो तुम्हारी समझ यहीं तक थी, तुमने तो यही करना था, दिस और दिस विच एवर इज। तो क्या लेते आप, सरकार ने प्रॉपर्टी के केस में लिख दिया दैट द फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आप ये वहां पे लिख सकते हैं जहां पर आपने 1/4/2001 लिखा था ना, नोट्स बना रखे हैं आपने, 1/4/2001 की बात लिखी हुई है, वहां पे टॉप में लिख सकते हैं। नहीं तो आप अगर ये रिवाइज कर मतलब अपने रजिस्टर में कहीं भी लिख दो, ठीक है। क्या लिखना है बच्चे आपको, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इसका मतलब समझ रहे हो आप, अभी समझिए एक बार। आपने दो ऑप्शन बनाई थी, पहली थी एक्चुअल कॉस्ट, ये सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए होता है। आपने दो लिमिट बनाई थी ना, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लेस, क्यों रे, पकड़ में आ जाएगी ना पूरी बात। इंटरनल लिमिट डाल दी ना मैंने उसके अंदर। तो अगर इस केस में अगर मैं देखूं, एक्चुअल कॉस्ट कितने की है, 10 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है बेटे, 50 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी कितनी है, 40। तो इन दोनों की लिमिट विच एवर इज लेस लगा दे दो तो 40 आ गया, और विच एवर इज हायर में क्या आ जाएगा, 40। यानी कि सरकार कह रही है कॉस्ट को मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ऊपर नहीं जाने दूंगी। भाई ये सब क्लियर है। तो ये बात आप मतलब लिख लो, जहां मर्जी लिखो, बस ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो पता होना चाहिए प्रॉपर्टी के केस में ऐसा है। क्या होता है? कर लो कर लो। ठीक है जी, आइए। क्लियर है बच्चे। सर ये क्वेश्चन में चल क्या रहा है सर, आओ ना अभी दिखते हैं ना। अब आप मुझे बताइए, हमने परचेज करा 10 लाख का, ये कॉस्ट आ गई ऑन 10 अगस्त 23, 22 कर लो, 10 अगस्त 22। हाँ जी ये लिखना है, ड्यू टू earthquake the property got destroyed. Oh my god, लिखते लिखते लिखना रोक के वो करते हो पहले। प्रॉपर्टी गॉट डिस्ट्रॉयड। मेरा आपसे सवाल है, कितने सारे लोग अपने घरों में रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं वो कैपिटल एसेट है? कुछ अलग करना है क्या लाइफ में? जिस घर में हम रह रहे हैं वो कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है। इंश्योरेंस करा रखी है? कोई भी नहीं कराता। मेरा आपसे सवाल है, अगर अर्थक्वेक आया और अगर घर गिर गया तो कैपिटल गेन इम्प्लीकेशन है या नहीं है? नहीं है भाई साहब। ये सिर्फ तब लगेगा जब आपका कैपिटल एसेट इंश्योर्ड है। समझो सरकार की इंटेंशन। क्योंकि अगर आपका मान लो जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है अगर वो इंश्योर्ड नहीं है तो लॉस ही आएगा इंश्योरेंस। अगर अगर मान लो डिस्ट्रॉय हो गया तो सरकार कह रही है उस पर हम कैपिटल गेन लगा देंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरे को लॉस है भाई, अर्थक्वेक होने पे इनकम नहीं होती, नुकसान होता है। मतलब अर्थक्वेक जब आया नहीं आएगा, तो ये फायदा है या नुकसान है? लॉस है ब्रो। देखो जब अर्थक्वेक आता है तो जो जो दीवारें होती है ना वो गिर जाती है,
बनाई थी ना जो दीवार है, अर्थक्वेक समझ रहे, तो गिर जाते, तो इनकम नहीं हो रही जो एग्जेम्प्ट हो जाए, समझ रहे। आपने दीवार बनाई 10 लाख की, वो गिर गई, समझ रहे, हो जाती है कई बार कंफ्यूजन। गुड, मन में जो भी डाउट है पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम ऐसे होती है कंफ्यूजन। आप ये समझ रहे हैं कि अर्थक्वेक आने की वजह से अगर आपने 50 लाख, अच्छा मैं और गहरी बात कर लेता हूँ, जो लैंड है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है क्या? तो इंश्योरेंस किसकी होती होगी, लैंड की या बिल्डिंग की? बिल्डिंग। पर इतना गहरा नहीं जा सकता मैं कि सर इसमें लैंड कितने का, बिल्डिंग है, रियल सेंस में तो उतना भी जा सकता हूँ, समझ रहे हो। तो आप मुद्दे की बात समझिएगा। 25 लाख की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था, अर्थक्वेक आ गया, सारी की सारी गिर गई। मुझे बताइए, मैं सरकार को बोल रहा हूँ सेल कंसिडरेशन 0, कॉस्ट है 25 लाख, मेरा नुकसान है 25 लाख का, मैं किसी और इनकम से सेट अप करना चाहता हूँ। ये बात तो बड़ी ध्यान से सुन ली, कॉन्सेप्ट नहीं बगड़ते तो। एग्जाम्पल में, ठीक है। सो बेसिकली, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली क्या सरकार कह रही है कि ये कैपिटल गेन्स लगेंगे इस पे तो तुम्हें लॉस दे रहा हूं? नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, द प्रॉपर्टी गॉट डिस्ट्रॉयड, और आपको ध्यान है मैंने हेडिंग में क्या लिखा है, इंश्योरेंस क्लेम, जिस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस है। अब आप मुझे बताइए, फायदे की संभावना हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है बच्चे। 25 लाख का नुकसान और हो सकता है 70 लाख का क्लेम मिल जाए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अगर आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है ना, ठीक है, मान लो तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रीमियम दे रहे हो, तो प्रीमियम के हिसाब से क्लेम डिसाइड होता है, ठीक है। तो अगर वो बिल्डिंग की वैल्यू जो मर्जी है, पर अगर मैं प्रीमियम दे रहा हूँ कुछ और उसका क्लेम, मतलब अगर वो डिस्ट्रॉय, तो मेरा कुछ क्लेम बनता है, और अगर चाहे वो ज्यादा हो तो मुझे मिले। तो आप मुझे बताइए, सरकार की नजर किस केस में पड़ रही है, जब इंश्योरेंस नहीं है या जब इंश्योरेंस है? तो कौन से दिन को अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक की वजह से प्रॉपर्टी गॉट डिस्ट्रॉयड, ओ माय गॉड। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम जो डिसाइड हुआ, वो हुआ कि जी आपको कितने रुपए मिलेंगे जी, 5 करोड़ के। एग्जाम्पल है, इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। जब मैं आपके साथ ट्रांसफर की डेफिनेशन करूंगा, बड़ा अच्छा पॉइंट बोला आपने कि सर इसको ट्रांसफर माना जाएगा। जी हाँ सर, आप कैसे कह सकते हो, ट्रांसफर की डेफिनेशन करेंगे, उसमें लिखा हुआ अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और अगर उसकी इंश्योरेंस है, दैट मीन्स आपने ट्रांसफर करा उसको, ठीक है ना दोस्त। तो जो तेरी कंडीशन है कि सर ये कैपिटल एसेट है, जी हाँ है, क्या डिस्ट्रॉय हो जाना ट्रांसफर है, जी हाँ है, तो जो भी प्रॉफिट और गेन होंगे वो कहाँ चार्ज हो जाएंगे, कैपिटल। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस ना करी होती, क्या कैपिटल एसेट है पर ट्रांसफर नहीं है वहां, अगर इंश्योरेंस ना हुई होती उसका कुछ नहीं, वो कोई तेरे को डिडक्शन नहीं मिलने वाली, कैपिटल गेन्स ही चल रहा है, समझ रहे, मतलब जब वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तभी, ठीक है। लेकिन बेटे इसमें मैं पॉइंट ये बोल रहा हूं, इंश्योरेंस क्लेम received on 10th July 23। ओ माय गॉड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कब हुआ था? साल बता सकते हैं? कैन आई से दिस इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर? तो हो गया भैया, ट्रांसफर तो जैसे ही एसेट गिरा ट्रांसफर तो हो गया। और आपको कॉम्पेंसेशन कब मिल रही है, कौन से साल में? आपकी समझ क्या कहती है, कैपिटल गेन कौन से साल में टैक्सेबल होना चाहिए? 22-23, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस,
ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस इन 20 to 23, तो 22-23, लेकिन ये एक्सेप्शन है बेटे, और ये कहता है कि अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड। तो 22-23 में ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन आपको टैक्स कब पे करना है सरकार को? 23। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली खत्म हो गया एग्जांपल, ये वर्किंग करेंगे इसका। कंप्यूट कैपिटल गेन्स फॉर 22-23 एंड 23-24। ठीक है साहब? आइए सोल्यूशन। सबसे पहले 22-23 में क्या लिखो? कुछ टैक्स सरकार को देना है मैंने, जब मैं डिटेल दूंगा मैं बोलूं कि लो टैक्स लो, नहीं, तो 22-23 में जो बोल रहा हूं वो लिखिए एक बार। Although transfer has taken place, although transfer has taken place in 22-23, although transfer has taken place in 22-23, comma, capital gains will not be chargeable. Your capital gains will not be levied. Capital gains will not be levied in 22-23 because the compensation is not received, because the compensation is not received in 22-23. Full stop. Capital gains would be levied. Capital gains would be levied in 23-24. In 23-24. That is the year of receipt. That is the year of receipt. तो 22-23 तो सेटल है ना बेटा? सब पेपर में 22-23 के बारे में बोलना पड़ेगा? जी हाँ बोलना पड़ेगा। मुद्दे के बाद ये हुआ भाई 23-24 में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सर जी 23-24 में कैपिटल गेन निकालेंगे। सेल कंसिडरेशन कितनी लू बच्चे? वेरी गुड। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सवाल ये है कि मेरी कॉस्ट कितनी? 40। वर्किंग कर ली ना हमने, इनटू सीआई ऑफ 22-23 या 23-24। मैंने हमको लिखवाया क्या? ईयर ऑफ ट्रांसफर लिखा। तो चाहे कैपिटल गेन अगले साल निकल रहा है पर कोई बात नहीं भाई, ट्रांसफर जब हो गई है 22-23। एक बार मुझे 22-23 की वैल्यू बताओगे कितना है? 348। लेट 23-24 का नहीं था? एक बार चेक करो ना प्लीज। अपॉन सीआई ऑफ 2001-2002 331। तो 40 लाख इंटू 3.31 कर दो ना बेटे। अगर इंश्योरेंस नहीं लिया तो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल? सारा फ्लोट दोस्त, एग्जेम्प्ट वर्ड सही नहीं है, बेसिकली वो डेड लॉस है। आपको लॉस होता है इंश्योर अगर नहीं ले रखा तो डेड लॉस है। हाँ कितना है दोस्त? 1,32,40,000। ओके, आप मुझे बता दीजिए कितना कैपिटल गेन आ गया बेटा? 5 करोड़ माइनस 1 करोड़ 32 लाख। कहिए साहब। 4 करोड़। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, डेवलप होते जा रहे हो आप।
ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, आपने टैक्स निकालना भी देख लिया, स्लैब रेट होता है ना, मान लो ये कोई इंडिविजुअल है तो कैपिटल गेन पे ना फ्लैट रेट लगता है 20%, स्लैब नहीं लगते, पहले 2.5 लाख माफ, ये सब देखेंगे ये सारी चीजें। बट आपको जनरली बता रहा हूँ, अगर आप ज्वेलरी बेचो, गोल्ड बेचो, जो मर्जी बेच रहे हैं, कहने का मतलब कैपिटल गेन्स है, तो रेट कितना पड़ता है जी आपके ऊपर? 20%। इसका 20% का मतलब समझ रहे हो आप? 36 लाख 10, 70-80 लाख रुपए। एंड आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, क्या ऐसे लोग नहीं है जो लोग प्रॉपर्टी बेचते होंगे तो बहुत भारी टैक्स आता हो? वो नॉर्मल एक मिडिल क्लास इंसान भी जिसके पास प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी 20 साल से बढ़ गई है, भयंकर गेन्स हो सकते हैं भाई। हो सकता है हमने 10 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी हो 1 करोड़ की, आज वो कितने की हो गई होगी? हो सकता है 10 करोड़, या चलो 4 करोड़, मान लो 5 करोड़ है, ठीक है। तो मान लो 10 साल पहले मैंने खरीदी 1 करोड़ की, आज वो 5 करोड़ की होगी, मैंने बेच दिया, मेरे को गेन कितने के हो गए मोटा मोटी? 4 करोड़ से 20%, 80 लाख रुपए पे करना पड़ता है आपको। एक मिडिल क्लास इंसान को जब कैपिटल गेन्स होते हैं ना, तो वो यही देख के घबरा जाता है, इतना सारा टैक्स देना पड़ जाता है। पर सरकार ने बेनिफिट दिया हो, वो जो एग्जेम्पशन की बात करूंगा ना आपके साथ, अगर आप उस पैसे को दोबारा से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें तो आपके गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, हर कोई यही कर, क्योंकि देना पड़ेगा भाई। 80, अगर तुम नहीं कर देखो, मैं 5 करोड़ की चीज बेची, 1 करोड़ की कॉस्ट थी, 4 करोड़ का मेरा गेन है, 4 करोड़ में 20%, गारंटी दे रहा हूँ आपको देना पड़ जाएगा 80 लाख। नहीं तो मतलब बचोगे बचोगे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, नोटिस आएगा ही आएगा आपको। इससे बचने का क्या तरीका है? एक और प्रॉपर्टी खोलो। वही हमने देखना है एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर, वो जो चैप्टर नहीं जो नीचे लिखा है ना एग्जेम्पशन एट 54, अभी वो मुद्दे की बात नहीं है। पर बताइए, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ओके, तो ये हो गया सर जी आपका सारा का सारा 45 सबसेक्शन 1A। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। एक्सेप्शन ही चल रही है जी आपके साथ। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल एसेट समझते हो आप? डेफिनेशन समझते हो? उसको स्टॉक में बदल दिया, कुछ एग्जांपल बना सकते हो? स्टॉक में, हाँ स्टॉक में बना दे, कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, घर का गोल्ड अगर आप दुकान में डाल दो तो एग्जाम्पल, हाँ डाल सकता है। अरे तो उस पर देखते हैं, जैसे आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से बेटे दुष्यंत सर के पेरेंट्स ने क्या उनकी शादी के लिए गोल्ड खरीदा हुआ होगा? कि मंगलसूत्र खरीद रखा है, पूरी तैयारी क्या? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? मतलब ऐसे ही मैं दुष्यंत सर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली, जनरली आपको बता रहा हूँ, पीपल स्टार्ट इन द सेंस, एक तो इन्वेस्टमेंट होती है तो उनको होता है कि यार गोल्ड तो बढ़ ही जाएगा, स्टार्टिंग से ही कुछ ले लेते हैं। मतलब एक साथ जैसे ही सोचो शादी फिक्स हुई, और अगर आपको 15 लाख का गोल्ड खरीदना है तो कैश क्रंच हो सकता है ना। तो लोग क्या करते हैं कि जब जब पैसा थोड़ा आया कि ये बच्चे के लिए, इसके लिए गोल्ड खरीद लेते, इसकी वाइफ आएगी उसको दे देंगे, तो ऐसे करते करते ठीक है गोल्ड पे ही रहते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या दुष्यंत सर के पास बहुत सारा गोल्ड होगा नहीं होगा घर पे? मेरे पास तो नहीं है। दुष्यंत सर के पास बहुत सारे नेकलेसेस पड़े हैं बेटे, कुछ कड़े भी पड़े हुए हैं बेटे, और वो होता है बड़े, आपको नहीं पता, अभी आप छोटे हो बेटे, मेरी भी शादी हुई थी तो पता लगा था, बहुत सारे वो देने पड़ते, कड़े कंगन बड़े होते। डेनिस कह रहा है, हाँ हाँ ठीक है, बड़े महंगे आते हैं बेटे, चूड़ियों का सेट देना पड़ता है बेटे।
हाथ में चूड़ियां पहन के बड़ी होती जा रही है चूड़ी। सॉलिटेयर रिंग बेटा, ओ माय गॉड, सॉलिटेयर लग रहा है सॉलिटेयर। सॉलिटेयर होता है रिंग के ऊपर एक बड़ा डायमंड खाड़ी वाला, और एक वो सुना है ना 9 लाख का हार, 9 लाख और 9 lakhs का हार। ऐसे आप मुझे बताइए, और बेटे ऐसे पेंडेंट लगा होता है बेटे, आप मेरे को बताइए, आप मुझे बताइए, ये सारा दुष्यंत सर की के पेरेंट्स ने खरीदा होगा नहीं खरीदा होगा? किसके लिए? वुड बी डॉटर इन लॉ, ठीक है, खरीदा होगा, मैं आपको बता रहा हूं, खरीदा होगा। आप बच्चों के लिए भी आपके पेरेंट्स खरीद चुके हैं, ठीक है, तो बताएंगे नहीं ना, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप मेरे को बताइए, अल्टीमेटली अब दुष्यंत सर की मम्मी ने सोचा कोई फायदा नहीं है इस जूत की, दुकान खोल लेते। आप मुझे बताइए, जब उन्होंने खरीदा उनके घर में पड़ा हुआ है, तो ये क्या है बेटे? कैपिटल एसेट। और उन्होंने कहा अब तो नहीं हो रही शादी, हो जाए वैसे, आई रियली वांट कि सर की शादी हो। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, ठीक है, तो उन्होंने एक शॉप खोल ली बच्चे, शर्मा ज्वेलर्स। क्या करा भाई साहब, जितना भी गोल्ड घर पे पड़ा था उससे क्या करा बेटे, दुकान स्टार्ट कर दी, बिजनेस स्टार्ट कर। मुझे बताइए, एक बार सुनिए, बस एक बार फ्लो बन गया बेटे। मुझे बताइए, क्या ये कैपिटल एसेट था कि नहीं था? और इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक में ट्रेड कर दिया। मेरा आपसे सवाल, पर सर है तो जिसका है मालिक तो भैया अभी भी, लेकिन इसको ट्रांसफर बोला जाता है, क्योंकि आपने उसकी आइडेंटिटी खत्म कर दी है इस कैपिटल एसेट। अब जो दुकान में पड़ा तो स्टॉक है, तो वो कैपिटल एसेट जो था वो तो खत्म हो गया, समझ रहे हो? तो क्या इसको ट्रांसफर बोला जाएगा? जी हाँ बोला जाएगा, डेफिनेटली बोला जाएगा। तो बेसिकली अगर ये ट्रांसफर हो गया तो सर कैपिटल के लगे, बिल्कुल लगेंगे। कौन से साल में लगेंगे? मैं एक बार ध्यान से सुनना, एक बार मैंने कन्वर्ट कब कराया इसको, एक चीज समझिएगा, ये कन्वर्जन की बात कर रहा हूं। मान लो 10 जुलाई 20 को ये कन्वर्ट हो गया, घर से किधर चली गई ये ज्वेलरी? दुकान पे। इस कन्वर्जन को, डेट ऑफ कन्वर्जन 10/7/2020 को ट्रांसफर हो गया भैया। आप बोलोगे आप कैसे कह रहे हो? डेफिनेशन के अंदर दिखा दूंगा आपको, लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रांसफर। लेकिन ये टैक्सेबल अभी नहीं होगा, ये टैक्सेबल तब होगा जब दुकान से बिक जाएगा ना। मान लो ये दुकान से कब बिका, मान लो तुषार जी आपकी शादी फिक्स हो गई, तो तुषार ने सारा का सारा गोल्ड खरीद लिया, जो गोल्ड दुष्यंत सर की शादी के लिए इकट्ठा हुआ था, जो स्टॉक में कन्वर्ट हुआ था। अल्टीमेटली शादी किसकी होगी? तुषार जी की होगी। अब आप मुझे बताइए, जब ये सेल होगा कौन से साल में सर जी? कौन सा साल लिखूं? अभी कौन सा साल चल रहा है? 24-25। ये कब टैक्सेबल हो रहा है बेटा? 24-25। कहने का मतलब ये है, कैपिटल गेन्स, एक बार ध्यान से सुनना, कैपिटल एसेट था, ट्रांसफर हो गया, क्या जब ट्रांसफर हुआ उस साल में टैक्सेबल हो रहा है? नहीं। कौन से साल में हो रहा है? जब वो एज स्टॉक बिकेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर स्टॉक बिक रहा तो पीजीबीपी भी हो सकता है। आइए एग्जांपल बनाएंगे और समझेंगे। ये सारी ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, सीधा एग्जांपल लिखेगा। स्टॉक ऑफ बिजनेस है, उसको भी आ जाऊंगा, आइए लिखिएगा जरा। Different sir purchase
पर मुझे पीपी आगे लिख दिया। दुष्यंत सर Dushan sir purchased lot of jewelry on 1st October 2004 for rupees 50 lakhs. For rupees 50 lakhs. Assuming that he will get, assuming that he will get married in 2010. Get married in 2010. Next line. In 2020, he was unable to get married. He was unable to get married due to many reasons. Unable to get married due to many reasons. एक बार वैसे दुष्यंत सर का हमको मतलब तो है मांगलिक तो होते हैं। दुष्यंत सर का बहुत मांगलिक है। मांगलिक समझते हो क्या होता है? मंगल दोष होता है। किससे होती है? पेड़ से होती है और बकरी से भी होती है। हाँ, उनका मुझे वो पता है, वो पेड़ से उनकी हुई थी, अगले दिन पेड़ गिर गया था। ठीक है, सो बेसिकली हाँ पता नहीं यार, ऐसे मैं तो पेड़ सुना था मैं तो ठीक है। सो बेसिकली ड्यू टू मेनी रीजन, फुल स्टॉप। on 15th of January, on 15th of January, on 15th of January 2021, he converted all his jewelry into stock in trade. Because of no hope. Because of no hope. No honey. Hope. No hope. Hope. Be silent. Full stop. Fair market value of the jewelry. Fair market value of the jewelry on the date of conversion. On the date of conversion was 1 crore. जिस दिन उन्होंने कन्वर्ट करा उसको अपने कैपिटल एसेट को, जो दुकान पे लेके गए स्टॉक इन ट्रेड में करा, तो कितनी फेयर मार्केट वैल्यू बच्चे? 1 करोड़। 1 करोड़। On 10th April 22, on 10th April 22, such jewelry मतलब सारी की सारी ज्वेलरी लिख गई, was sold to Sanjay on the occasion of Sanjay's wedding. On the occasion of second marriage. तो बेसिकली कौन से दिन सारा स्टॉक बिक गया?
अमाउंट लिखा मैंने फॉर 3 करोड़। माय गॉड, 3 करोड़ की लिखी, 1 करोड़ की केयर मैनेजमेंट और 3 करोड़ की बेच। कुछ सालों बाद लिखी है ना, 2 साल की क्या, कोविड आ गया था, वैल्यू बढ़ गई तो डबल हो गया। ठीक है, कंप्यूट कैपिटल गेन्स, कंप्यूट कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ दुष्यंत सर। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे आप ये बताइए कि आपने दुष्यंत सर ने ज्वेलरी परचेज कब करी थी? 1 अक्टूबर 2000। कितनी कॉस्ट थी? फिर उन्होंने कन्वर्ट कब कराया? 2021, 15 जनवरी 2021। आप मुझे बताइए कौन सा साल है ये? 2021 है भैया। आपका जो चीज कैपिटल एसेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? कौन से दिन को हो गया? 15 जनवरी। इसका मतलब कैपिटल गेन्स लग जाएंगे, ट्रांसफर हो गया है जी। तो आप सबसे पहले मेरी बात समझिएगा, मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं? प्रीवियस ईयर 2021। सोल्यूशन में प्रीवियस ईयर 2021 लिखिए एक बार इसको। ऑल्दो ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस, ऑल्दो ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस, सोल्यूशन क्वेश्चन तो लिख रहे थे नीचे से। Although transfer has taken place in 2021, in 2021, but capital gains would be levied in the previous year. Capital gains would be levied in the previous year, in which such jewelry would be sold. तो भैया जब बेचोगे तभी लगेगा। In which such jewelry would be sold. 2021 में कोई कैपिटल गेन देना है क्या? नहीं देना। अब आप मुझे बताइए बिका कब था? 10 अप्रैल 2022, मतलब प्रीवियस ईयर 22। क्या निकालेंगे? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? सेल कंसिडरेशन क्या होगी? जिस दिन आपने जब कन्वर्ट कराया ना 3 करोड़ की, जिस दिन आपने जब कन्वर्ट कराया उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, दैट इज द सेल कंसिडरेशन। 1 करोड़। जिस दिन आपने जब कन्वर्ट कराया ना उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज कंसिडर्ड एज सेल कंसिडरेशन। यानी कि सेल कंसिडरेशन कितनी आ गई बेटा? 1 करोड़। लेस क्या करूंगा मैं? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या मुझे कॉस्ट बता सकते हैं? कितने का खरीदा था दुष्यंत सर ने? 50 लाख। CII ऑफ ट्रांसफर, ओ भैया ट्रांसफर तो 2021 का था, और खरीदा कब था? 2004 2005। फटाफट वैल्यू निकालिए और कैपिटल गेन निकालिए पहले। 2021 का CII जल्दी निकालो बेटे, समझ आ गया ना पहले वाली बात? कितना है? 2021 का CII कितना है? 301। और 2004 2005 का? 113। कितना आ रहा है बेटा? ओ माय गॉड, 1 करोड़ 33 लाख आ गया।
कितना लिखूं? 1,33,00,000। लॉस आ गया जी आपको, माइनस 1 करोड़, सॉरी 33 लाख। पहले बताइए कैपिटल गेन्स क्लियर है आपको? पहले कैपिटल गेन्स क्लियर है? अब आप पीजीबीपी देखिए, मैंने लिख दिया पीजीबी। अल्टीमेटली तो स्टॉक ही बिका ना, आपका बिजनेस था ना। व्हाट इज द सेल प्राइस? 3 करोड़। व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट पे एनालिसिस। 1 करोड़ ले रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है 1 करोड़ क्यों लिया मैंने? देखो भैया, हाँ बिल्कुल बोलो। आप बिजनेस और इंडिविजुअल को अलग रखिए ना। जब वो इंडिविजुअल ने कन्वर्ट करा तो मैं सेल क्या मान रहा हूँ? 1 करोड़। तो बिजनेस के लिए परचेज भी तो 1 करोड़ है। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? जब दुष्यंत सर ने उसको कन्वर्ट करवाया तो आप मुझे बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ? कब? व्हाट इज द सेल प्राइस? 1 करोड़। द सेल प्राइस देन इट वुड हैव बीन परचेज्ड बाय द बिजनेस फॉर 1 करोड़। कॉस्ट तो एक ही पकड़ूंगा। सेल कंसिडरेशन कितनी है आपके स्टॉक की? 3 करोड़। तो 2 करोड़ आपका पीजी में टैक्सेबल होगा और बाकी वो लॉस आ रहा है आपका जो भी आ रहा है। सिंपल सी बात है भाई। मेरी दुकान से सामान बिक रहा है, सेल प्राइस मेरे पीजी में जाएगा, कॉस्ट क्या उसकी? सर ये तो अलग तरीका। कॉस्ट ये कि जितने का जब उन्होंने कन्वर्ट करा वो सेल है, वही आपके लिए कॉस्ट है बिजनेस के लिए। नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या नई बात होगी? हाँ जी, स्लैब। अगर आप इंडिविजुअल हो तो स्लैब है, और अगर कंपनी हो तो 20, ऐसे अलग अलग होता है फॉर्म पे 20। तो देखेंगे एक बार। हाँ जी, दैट्स योर कॉस्ट। हाँ, एक बात बताओ, फिर से बोलूं? एक बात बताओ, आप एक चीज समझिए कि ये डेट ऑफ कन्वर्जन है, ठीक है? और इस दिन क्या मैं ये मान रहा हूं कि आपने इसको बेच दिया? सो व्हाट इज द सेल प्राइस दैट आई एम टेकिंग? 1 करोड़। डेट ऑफ कन्वर्जन कह रहा हूं मैं, क्या मान के चल रहा हूं कि 1 करोड़ का बेचा है? तो बेटे अगर आपने बेचा है तो अभी ये बिजनेस का हो गया, तो बिजनेस से खरीदा कितने का? 1 करोड़ का। तो खरीदा 1 करोड़, तो कॉस्ट तो 1 करोड़ ही हुई ना बिजनेस की। वही तो ले रहा हूं मैं 1 करोड़ कॉस्ट, और दुकान से जो कस्टमर को बेच रहा हूं वो तो 3 करोड़ है मेरा। पीजीबीपी इंप्लीकेशंस हैज टू कम। स्टॉक है आपका, ये आपने बेचा है स्टॉक को, कितने का बेचा है? 3 करोड़ का। कॉस्ट क्या है? अब मैं आपको बोलूं कॉस्ट, भाई तूने खरीदा कितने से, वहां से क्यों देखो भाई? जब तुमने कन्वर्ट करा, तेरे लिए जो सेल है वो बिजनेस के लिए कॉस्ट है। एग्जैक्टली। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये आपका सारी की सारी बात क्या हो गई बच्चे? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इंडेक्स। मुझे बताइए कि जिस साल में ट्रांसफर हो रहा था उसी साल में टैक्सेबल हुआ आपका ये? नहीं, उस साल में टैक्सेबल नहीं हुआ। क्लियर है साहब यहाँ तक? वेरी 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 गुड। बस बेटा, थक गए क्या? 45 सबसेक्शन 6 क्या टाइम हुआ अभी? अभी तो मैंने जितना कराना है उसका 10% भी नहीं कराया। ठीक है, 45 सबसेक्शन 6 बहुत अच्छी बात है जी इसके अंदर। यार मैं चाहता हूँ यार सर की शादी हो जाए। मैंने नहीं पता। बड़े हो गए यार, भरोसा होना चाहिए, देखो भरोसा नहीं है। कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। क्या लिख दिया मैंने? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। ओ माय गॉड, अदर देन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। सर क्या लिख रहे हो? छोड़ो ना बेटे, लिख लो इसको बस। मेरा आपसे सवाल, आप बच्चों ने प्रगति मैदान गए हो? एग्रीकल्चरल लैंड
एक दिन प्रगति मैदान लेके चलेंगे बच्चों को। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, हाँ लेके जाऊंगा, भरोसा नहीं आप क्यों पहले से? चलो ठीक है फिर रहने देते, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है उधर एक ना जब प्रगति मैदान था ना, आप काफी छोटे हो गए, उधर अप्पू घर होता था, कोई बच्चा गया गए उस साइड, और वो अप्पू घर, APPU, अब ये गुड़गांव में है, ठीक है, ठीक है ना, वाटर पार्क है, और एक वाटर पार्क इनका अप्पू घर का वहां पे क्या था, ऑयस्टर्स होता था, अगर नाम याद है किसी बच्चे को, ये तो स्कूल में भी पिकनिक पे वहीं ले जाते थे, और बहुत अच्छी जगह थी बेटा, लेकिन आज वो वहां पे नहीं है। आपको पता है क्यों? क्यों वही पूछ रहा हूँ मैं, बोलने लगे वैसे, ठीक है, क्योंकि वहां पे मेट्रो स्टेशन बनना था, वहां पे मेट्रो आनी थी, वो रास्ते में आ रहा था, इसलिए आपको समझ रहे हो। तो बेसिकली जो अप्पू घर की जगह थी वो एक्वायर्ड बाय अप्पू घर है, वो लैंड अप्पू घर का था, गवर्नमेंट उसे दे रखा था, खरीदा हुआ था, लेकिन अगर सरकार को कभी जरूरत पड़ती है ना तो वो लैंड एक्वायर कर ली। जैसे सपोज करो, मान लो ये घर है, और बेटे मेट्रो लाइन ने ऐसे जाना है, अब आप मुझे बताइए इस घर पे, सपोज करो, ठीक है, मान लो ये घर है, दिस इज लैंडन बिल्डिंग। आपको क्या लग रहा है जब दिल्ली के अंदर मेट्रो बनी तो ये सारा एरिया खाली था, मतलब जहां जहां खाली था मेट्रो ऐसे घुमाते गए, बस वो ऐसे करते रहे, ऐसे थोड़ा ना होता है बेटा, इंजीनियरिंग ऐसे थोड़ा ना। तो आप मुझे बताइए अगर ये एक मेट्रो लाइन बननी थी और बीच में घर आ रहा था, ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर आपको बोला जाए, मान लो अगर आप रह रहे हो और सरकार का नोटिस आ जाए, या मैं रह रहा हूँ सरकार का नोटिस आ जाए कि भैया इस जगह को खाली कर दो, तो आप मुझे बताइए क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? मेरा आपसे सवाल, मान लो रेट है 3 करोड़ का, और DMRC कह रही है मैं आपको 3 करोड़ देने को तैयार हूँ, आप मुझे बताइए, आप जिस घर में रह रहे हो उसकी वैल्यू है 3 करोड़, अगर तुम बेचने जाओगे 3 करोड़, DMRC कह रही है पकड़ 3 करोड़ भाई, 4 घर छोड़ के खरीद ले, मिल जाएगा ना उसी भाव पे? क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप मुझे बताइए क्या आप 3 करोड़ मांगेंगे उससे ज्यादा मांगेंगे? 3 करोड़ भाव है, कितने रुपए? 5 करोड़, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं कि यार ये मेट्रो को ऐसे ले जाइए ना, ठीक है ना, कि मतलब घर का घर भी बचा रहेगा। सोचो बेटे मेट्रो सीधी जा रही, फिर ऊपर हो गए सारे यात्री, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए क्या गवर्नमेंट आपके हिसाब से जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पिलर्स हैं, क्या उसको ऐसे घुमाते रहते हैं लेफ्ट राइट नीचे? जिगजैग चल रही है बेटे मेट्रो, जो भी रास्ते में आएगा उसको हटा दिया जाएगा। और आप जो बोल रहे हैं ना 5 करोड़ 5 करोड़, कोई बच्चा तो 100 करोड़ भी बोल रहा था, तो बेटी बिल्डिंग के साथ ही मेट्रो बन जाएगी तुम्हारे वैसे एकदम, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, 3 करोड़ रुपए है, आप कितने मांगोगे? रियलिस्टिक बात करो, मार्केट में भाव 3 करोड़, 3.5 या 4 करोड़। रीजन क्यों? रीजन मार्केट में 3 करोड़ का बिकता है, एग्जैक्टली बिकॉज यू आर नॉट अ विलिंग सेलर, आप उसको बेचना नहीं चाहते, आपसे जब्त करी जा रही है वो चीज। तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट का भाव थोड़ा ना मिलना चाहिए, मार्केट का भाव तो तब मिलता है जब मैं बेचना चाहता हूं और वो बिक रहा है। तो आपने सरकार को बोला कि जी मार्केट वैल्यू है 3 करोड़ और हमें चाहिए 1 करोड़ और, तो टोटल कितना हो गया? सरकार ने बोला मैं नहीं देने वाली 4 करोड़। नहीं, आपको नोटिस आएगा 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, उसके बाद भी अगर आप खाली नहीं कर रहे तो नीचे रोड रोलर खड़ा होगा, वह हम हटा रहे हैं, सरकारी नोटिस है, हटाना है,
समझ रहे हो, सरकार की पावर होती है बेटे। जिस दिन होता है, जैसे एमसीडी वाले उधर आ गए थे, आप उनको भेज पा रहे थे? आप क्या बोलूं मैं, मतलब भेज पा रहा था? तो आपको पर्सनली बताता हूँ, 6-7 जब वो आ गए थे, तो वो सील करने के लिए आए थे। उनके हाथ में वो था, जो आज तक आपने मूवीज में या ऐसी देखा है ना, टेप लगाते हैं और रेड कलर की सील, वो लेकर आए थे और वो होने वाला था बस। आप सब अंदर रह जाते। ठीक है, बेसिकली मतलब एकदम अनरियल सा था, मतलब मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड था कभी ऐसे देखना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, पर मतलब वो वाली चीज। तो बेसिकली सरकार ने अगर आपको नोटिस दे दिया और अगर सरकार एग्जीक्यूट कर रही है ना, तो आप नहीं रोक सकते भाई उसको, लीगली उनके पास पावर है। ठीक है, मुद्दे की बात ये है, सरकार ने आपका घर ले लिया, इस चीज को मैं क्या बोलूं, आपने बेचा या कंपलसरी एक्विजिशन है? ध्यान से सुनिएगा, कंपलसरी एक्विजिशन है। आपने इस घर को खरीदा था 1 करोड़, फटाफट सुनना है एक बार, फटाफट खत्म करूंगा इस बात को, एग्जाम्पल बनाएंगे। आपने घर खरीदा था 1 करोड़ का, सरकार आपको कह रही है 3 करोड़, आपने कहा नहीं मैं नहीं ले रहा, 4 करोड़ है, उसने कहा 3 करोड़ पकड़, और तेरे को जो प्रॉब्लम है ना 1 करोड़ की, कोर्ट में केस कर जा। ये इधर सुन ले भाई, मन्नू जी इधर सुन ले, अर्नब जी है, सुन लेते हैं। आप कितने पैसे कह रहे हो? 4 करोड़। सरकार ने क्या बोला? 3 करोड़ दे दी। आपने बोला 1 करोड़ और दो, उसने कहा कोर्ट केस कर लीजिए आप। ठीक है, तो वो आपको अल्टीमेटली कितने रुपए दे रही है? 3 करोड़ रुपए। मेरा आपसे सवाल, आज के दिन कंपलसरी एक्विजिशन हो गई, ट्रांसफर कब से हो गई? आज से हो गई, लेकिन आपको अगर कंसिडरेशन अगले साल मिले तो कैपिटल गेन कब लगेगा? अगले साल। इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, कैपिटल गेन्स बिकम टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड। रही बात वो 1 करोड़ की, अब आप ध्यान से सुनना, 3 करोड़ को मैं क्या बोल रहा हूँ? ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन। और 1 करोड़ को क्या बोल रहा हूँ? एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन। मुझे मिली नहीं है। 3 करोड़ को क्या बोल रहा हूँ बच्चे? सारी बातें लिखवा दूंगा, ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन। और 1 करोड़ को क्या कह रहा हूँ? एनहांस। 4-5 साल केस चला, आप जीत गए एनहांस कॉम्पेंसेशन, 1 करोड़ रुपए की कंसिडरेशन जीत गए आप। 5 साल बाद आपके अकाउंट में 1 करोड़ है। मेरा आपसे सवाल, कैपिटल गेन में क्या होगा? लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 1 करोड़ रुपए जिसके लिए आपने फाइट करा, आपको पैसा मिल गया। ये फाइट आपने प्रॉपर्टी के लिए ही करी थी कि मुझे और पैसा मिले, तो सेल कंसिडरेशन क्या आ जाएगी? 1 करोड़। सवाल ये है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो तो माइनस हो चुकी है पहले से, वो तो जब ऊपर वाला आपको मिला था माइनस हो गया। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो तो माइनस हो चुकी है। लेकिन जब आपको 1 करोड़ मिलेगा, तो जो लीगल एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ रियलाइजिंग दिस 1 करोड़, वो माइनस हो जाता है। कहने का मतलब ये है, एनहांस कॉम्पेंसेशन के केस में क्या कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी? नहीं आएगी, निल। क्या कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगी? नहीं आएगी, निल। लेकिन अगर कुछ लीगल चार्जेस है, 2-4-5 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ है, वो माइनस हो जाएगा जी, एज एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। वो समझ आ रही है बात? और इतनी सी बात और बोलूंगा, 5 साल बाद आपको 1 करोड़ मिल रहा है, आप सिर्फ 1 करोड़ मांगोगे कि 1 करोड़ पे ब्याज भी मांगोगे? और जो 1 करोड़ का ब्याज होगा ना, वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, उसकी बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं, मान लो 1 करोड़ रुपए आपको मिला, आपने कहा सरकार को, सर जी 5 साल हो गए इस केस को चलते हुए, 10% मार्केट में कमा लेता, तो 1 करोड़ के ऊपर मुझे 10% हर साल मिलता। 1 करोड़ का 10% बताओगे कितना आ रहा है? 10 लाख। 5 साल हो गए, 50 लाख का इंटरेस्ट मिला है मुझे। वो 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्स में। ध्यान से सुनिएगा, वहां पे फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी आपको 50%। आपको टोटल कितना मिला? 50 लाख। 50 लाख का 50% माइनस हो जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट है ये, 25 लाख माइनस हो जाएगा, 25 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। वो तो जो फाइनल जो इंडिविजुअल है उसका स्लैब के अंदर ही आता है। तेरे को जो भी इंटरेस्ट भी मिला ना, वो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल हो रहा है? बस अदर सोर्स में यू गेट 50% डिडक्शन। तेरे को इंटरेस्ट मिला 3 लाख का, वो 3 लाख टैक्सेबल नहीं होगा, 3 लाख का 50% माइनस हो जाएगा, कितना बच गया? 1.5 लाख, दैट इज टैक्स। क्लियर है जी? चलिए आइए साहब, एक दो बात इस पे और बोलनी है, फिर एक बार लिखते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि कोर्ट केस बहुत लंबा चले, और ऐसा हो सकता है कि जो असेसी है उसकी डेथ हो जाए। आपने मूवी देखी है ना, तारीख पे तारीख? वो उसी मूवी का ही है। ठीक है, सनी देओल की मूवी है। ठीक है, जिसके अंदर बार बार तारीख, मतलब बेसिकली बहुत अच्छी मूवी है वो। क्या नाम पता मूवी का नाम था दामिनी, है ना?
ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है ना, आपको क्या लग रहा है, आप अगर कोर्ट जाते हैं फटाफट ऑर्डर आ जाता है, डिसीजन आ जाता है, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल ऐसा हो सकता है, जो इंसान जा रहा था उसकी डेथ ही होगी। और केस कौन जीता, लीगल हेयर्स। तो लीगल हेयर अगर केस जीत गया तो पैसा किसको मिलेगा, लीगल हेयर, उनके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन के अंदर। अगर जो इंसान जिसको मिलने थे उसको ना मिले, दूसरे किसी को मिला, तो वो भी सरकार कह रही है टैक्सेबल तो कर देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। चलिए पहले लिख लेते, एग्जाम्पल बनाए बच्चे, आइए। मिस्टर ए है, उसने परचेज करा है लैंडन बिल्डिंग ऑन 1484 फॉर 10 lakhs, फेयर मार्केट वैल्यू 30 lakhs। 1484 को 10 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है बच्चे, 30 लाख। प्रॉपर्टी गॉट 84, 84 का मतलब है ईयर, 1 अप्रैल 84, 2084। अच्छा डाउट लेकर आया यार, तो मेरा आगे लिखा ही नहीं जा रहा मेरे से। प्रॉपर्टी गॉट कंपल्सरीली एक्वायर्ड, ओ माय गॉड, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2004। कंपल्सरीली एक्वायर हुई कौन सी डेट को सर जी, ऑन 10/4/18। ओ माय गॉड, आप मुझे बताइए ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा साल, ईयर बताइए ना, 1819। अमाउंट डिसाइडेड बोले तो ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन, ओके। 1 करोड़ देने को तैयार है सरकार आपको, 1 करोड़ रहने दो बेटा, 4 करोड़ कर दो चलो। सरकार कितने रुपए देने को तैयार है आपको, लेकिन सर जी हमको ये रिसीव कब हुआ, 21-22 को। ओ माय गॉड, 4 करोड़ आपको जब एक्वायर हुआ तब नहीं मिला बेटे, सरकार ने रुला दिया बेटे, 3 साल बाद दिया पैसा। हाँ जी, रिसीव्ड सर, आपने एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन के लिए भी केस करा था। enhanced compensation claimed ₹1 crore, but Mr. A won the case in 29/30। oh my god, हाँ enhanced फिर से केस मतलब जीतने के बाद फिर दोबारा केस कर दिया, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल मिलेगा। आपका एग्जाम्पल है बेटे, जितना मर्जी क्लेम कर लो। और फिर वो ब्याज मिलने के बाद उस ब्याज के ऊपर ब्याज, और वो जो ब्याज है उसके ऊपर जो ब्याज है, एक और इंटरेस्ट पेड है। एनहांस कॉम्पेंसेशन कब मिली आपको, 29-30। मैं नहीं कराने वाला आपको, ये आप सॉल्व करेंगे। कंप्यूट कैपिटल गेन्स ऑफ 18-19, कंप्यूट कैपिटल गेन्स ऑफ 21-22, कंप्यूट कैपिटल गेन्स ऑफ 29-30। स्टार्ट कर दीजिए, सही आंसर आने पे बेटे बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलेगा।
सॉल्व करना। कैसे हो जाएंगे अभी तो एक सेकंड टाइम बता टाइम बहुत सारा होमवर्क भी मिलेगा आज आपको। सिमरन जी यहाँ पे आप क्लास में आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमारे। क्या पढ़ूंगे हाँ जी, सॉल्व करो। मुझे बताइए सबसे पहला साल कौन सा है? क्या 18-19 में कुछ भी टैक्सेबल होगा? नहीं। तो मैं जो लिख रहा हूँ वो एक बार लिखिए। ऑल दो सेम पॉइंट है वैसे, ठीक है। मैं बोल नहीं रहा, अभी फ्लो बनाएंगे आगे का कैसे सॉल्व करना है। ऑल दो द ट्रांसफर, इसको आपने लिखना नहीं है, सुन लीजिए एक बार। ऑल दो द ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस इन 1819 बट कैपिटल गेन्स वुड बी कंप्यूटेड इन प्रीवियस ईयर। कौन से साल में? हाँ, 21-22 में, जब आपको कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ। ठीक है जी, बताइए 18-19 क्लियर है? अब आप निकालिए 21-22 का। 21-22 का बताइए। सेल कंसिडरेशन कितना लोगे बच्चे? 4 करोड़। गुड। कॉस्ट कितनी लेंगे? 30 लाख। सीआई ऑफ 18-19 डिवाइडेड बाय सीआई ऑफ 2001-2002। गेन आ जाएगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? उसके बाद जो कॉम्पेंसेशन आएगी वो भी उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। जो ओरिजिनल है आपका वही आपका रहेगा। सॉल्व कर दीजिए। मैं बना देता हूँ। हाँ, सिर्फ उतना ही। सेल कंसिडरेशन कितना था? लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, कितने रुपए की कॉस्ट है बेटा? सीआई ऑफ 1819 डिवाइडेड बाय सीआई ऑफ 2001-2000। और एक और साल कौन सा हमारा? 29-30। सेल कंसिडरेशन कितनी? 1 करोड़। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बच्चे? जो आपका ओरिजिनल कैपिटल गेन्स है वही एनहांस में होता है। सपोज करो तुमने 1 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और वो जब्त हो गई, तो तुमको जो गेन्स होंगे वो शॉर्ट टर्म होंगे। 10 साल बाद तुमको एनहांस कॉम्पेंसेशन मिली, तो वो लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म ही। जो ओरिजिनल चला है ना वही चलेगा। सपोज करो आपने 1 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी और वो जब्त हो गई, तो जो गेन्स आएंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे शॉर्ट टर्म होंगे? शॉर्ट टर्म। 1 साल पहले खरीदी है ना, 12 महीने, शॉर्ट टर्म। आपने कोई केस डाला 10 साल बाद वो केस जीत गए एनहांस कॉम्पेंसेशन वाला, तो वो लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा? शॉर्ट टर्म। जो आपका ये वाला गेन आया है वही कैरेक्टर इधर पकड़ा जाए। ओरिजिनली शॉर्ट टर्म है तो एनहांस भी शॉर्ट टर्म होगा, ओरिजिनली लॉन्ग टर्म है तो एनहांस भी लॉन्ग टर्म। क्लियर है? इंश्योरेंस नहीं लिया तो एग्जाम्पल। 2 बातें सुन लेना आप जरा, फोकस से सुन लो बेटा। आपका घर जब्त कब हुआ था? इधर देखो रे, कब जब्त हुआ था? 18-19 में। सरकार ने क्या करा? 1 करोड़ आपको 18-19 में दे दिया और बाकी बाद में दे रही है। अब क्या होगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
ध्यान से देखिएगा। क्या मैं कह सकता हूं इट इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर in which it is होलियो या फिर पार्टी। भाई साहब 1 रुपया भी मिल गया ना आपको तो पूरा का पूरा उसी साल में टैक्सेबल कर दूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? घर जब्त हुआ, सरकार ने बोला तुम्हें 5 करोड़ मिलेगा, सरकार देगी उस 5 करोड़ को 10 साल बाद, पर उसने 10 रुपए पकड़ा दी तुम्हें उसी साल में। तो जब थोड़ा सा भी रिसीव हो गया ना तो उसी साल में सारा का सारा टैक्स हो। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये समझना है, हम लोग अभी तक क्या समझा था हमने कि कौन से साल में टैक्सेबल हो रहा है, इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। अगर पार्शियली रिसीव हो गया तो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा उसी साल में, इन द ईयर इन विच यू हैव रिसीव। कहिए साहब। हाँ जी पूरी लूँ, वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। कहिए साहब, क्लियर है? वेरी 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 गुड। थक जाते हो यार तुम, थक जाते हो ऐसे ना, खिंच नहीं पाएगा मतलब, ये अच्छा टॉपिक है ये। पर वो दिक्कत क्या है कि आखिरी की 2 क्लासों में थका हुआ आ जाता। वही ना, डेटा कवर ना करना होता है ना, मैं समझ रहा हूँ, थक जाती हूँ, पर उससे क्या होगा कि आगे बढ़ाना दिक्कत हो जाता है। ठीक है, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आइए ओवरडे हो। नोट कर लिया बच्चों? बेटे यहाँ तक समझ आ गया ना? ब्रेक ब्रेक अपनी उम्मीदें हटा दो, डेटा बहुत सारा मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, डेटा बहुत है। आइए, या तो आप अगर थकते हो तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको नोट से करा दूंगा। हाँ तो फिर आपको फिर साथ देना पड़ेगा बेटे मेरा। आइए जी, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट। आइए, एक नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सेक्शन 46A, बाय बैक ऑफ शेयर्स। अभी अभी आपने अकाउंट्स में करा था ना? हाँ, एक बार लिख लो, हेडिंग तो लिख लो। सर वो 3 केसेस खत्म हो गए, ठीक है ना, 3 केसेस खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, बाय बैक ऑफ शेयर्स। ज्वेलरी क्यों आ रहा है इसमें? इसमें क्यों आ रहा है मतलब? उसमें तू ये कह सकता है कि तेरे पास 4-5 घर है और तूने उनको बेचने के लिए अगर डाल दिया, तो स्टॉक डीएलएफ का बिजनेस होगा, तो वो वाली चीज। ठीक है, आइए एक बार ध्यान से देखिएगा। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी समझते हो बच्चे? सब बच्चे समझते हैं एकदम अच्छे से? टॉपिक हो गया आपका अकाउंट्स में। मान लो आपके पास एक शेयर है, 10 रुपए का खरीदा आपने, कंपनी आपको बोल रही है मैं 20 रुपए देने को तैयार हूँ, आपको फायदा कितने का हो रहा? कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा? स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, क्या वो शेयर आपके लिए कैपिटल एसेट है? क्या वो बायबैक करना ट्रांसफर है? यस। तो आपको जो भी गेन हो उससे क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन लगता है। यानी कि अगर आपके पास एक्चुअल में डीमैट अकाउंट में कुछ शेयर है और अगर कंपनी को खरीद ले
तो आपको जो भी गेन होगा उस पर क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन, पर ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा बात। बायबैक या तो शेयर्स का होता है या सिक्योरिटीज का होता है। ध्यान से सुनिएगा एक बार। मैडम क्लास पहले ही करनी पड़ेगी, तुम लोग का फोकस बहुत कम चल रहा है, समझ रहे हो। चलो मैं ये टॉपिक तो कराता हूँ, पर मैं टाइम को कुछ करता हूँ, पहले लेता हूँ क्योंकि अभी नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, बायबैक या तो शेयर्स का है या फिर किस चीज का है। जनरली हम लोग क्या समझते हैं, सिक्योरिटी तो हम वैसे नहीं समझ रहे कुछ भी चीज, शेयर्स तो समझ रहे हो ना आप, रिलायंस का शेयर, एयरटेल का शेयर। तो बेसिकली शेयर या तो डोमेस्टिक कंपनी आपसे बायबैक कर रही है, या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, अगर डोमेस्टिक कंपनी बायबैक कर रही है, एग्जाम्पल है रिलायंस, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इट इज exempt। आपने शेयर खरीदा 1 लाख का, आपके लिए परचेज कॉस्ट है 1 लाख, कंपनी आपको कितना देने को तैयार है, 5 लाख रुपए। आप शेयर होल्डर है, आपको गेन हो रहा है 4 लाख का, टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट है। सर ये तो सर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार कंपनी को पकड़ रही है बेटा, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, टैक्सेबल हो जाएगा। वो अमाउंट कैसे निकलेगा वो मुद्दे की बात नहीं है। आप मुझे बताइए बायबैक पे टैक्स रेट कितना लगेगा, 20%। 12% क्या है जी, सरचार्ज, और उसके ऊपर 4% आप जोड़ देंगे। मेरा आपसे सवाल, क्या आप एक बार ये निकाल के देंगे मुझे 23.296 कैसे आएगा। देखो 20% के अंदर 12% जोड़ो, मतलब इंटू 112, और जो भी आएगा उस पर 4%, मतलब इंटू 104, तो कितना आ जाएगा एक बार चेक करिए। 23.296, एक बार चेक करो बच्चे, आ गया। इंडियन कंपनी, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, सारी कंपनी। तो अगर मैं आपके साथ, जो आप सबसे बेसिक समझते हैं, आपको ध्यान है मैंने इन्फोसिस की बात करी थी आपके साथ, ध्यान है। तो आप शेयर होल्डर हो, आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर थे, मैंने आपको 10 लाख दे दिए, आपको गेन कितने का हुआ, 9 लाख का। क्या वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट। संजय जी बंद है सर, खुला हुआ है सर, हलवाई वाला नहीं, अच्छा ऐसी खुली हुई है सर। आपको रात को बताते कि ये बोल रहे हैं लॉकडाउन लग गया, खुला हुआ है, हलवाई वाला नहीं है, हलवाई वाला क्यों कर रहा है, हलवाई को आया होगा फिर मीठा खाना और फिर तो वो जो फ्री वाला है ना, वो मेरी तरफ से। जिम जाते हो यार, डोमिनोज और ये सब खाना सही नहीं होता, नहीं जाते। देखा यार तुम इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हो, क्या करते हो, ठीक है। आइए सर एक बात बताओ, डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, रिलायंस। बेटा अगर रिलायंस अगर शेयर बायबैक करेगी तो शेयर होल्डर के हैंड में कुछ टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन रिलायंस को कुछ टैक्स देना पड़ेगा। मैं सिर्फ उसके रेट की बात करूंगा, कितना रेट है, बोल दो रे, 20 + 12 + 4, क्लियर है। अगर ये रिलायंस के अलावा अदर देन डोमेस्टिक कंपनी होती, डोमेस्टिक कंपनी बोले तो जो इंडियन कंपनी होती है उसके लिए प्रोविजन है, अगर ये कोई फॉरेन कंपनी होती तो शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाता, और कंपनी के हैंड में कुछ होता। फिर भाई जब शेयर होल्डर से ले लिया तो भाई कंपनी से क्यों लोगे अब टैक्स। आगे सुन लीजिएगा, अगर ये बायबैक ऑफ सिक्योरिटी है, सर जी सिक्योरिटी का मतलब समझाओगे बेटा, डिवेंचर हो सकता, प्रेफरेंस शेयर तो नहीं हो सकता वैसे, डिवेंचर और बॉन्ड्स, और भी कोई भी सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है, ऑप्शन फ्यूचर जो भी अगर आ रहा तो कोई भी कंपनी अगर वो बायबैक कर रही है तो शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो रहा है, टैक्सेबल, और कंपनी के हैंड में क्या हो जाएगा, कोई भी टैक्स। मुद्दे की बात ये है, बायबैक के अंदर आपको ये समझना है, या तो बायबैक शेयर का हो रहा है या तो सिक्योरिटी का हो रहा है। अगर शेयर का हो रहा है तो कौन कर रहा है, या तो डोमेस्टिक कर रही है या तो अदर डोमेस्टिक कर रही है। अगर डोमेस्टिक कर रही है तो शेयर होल्डर के हैंड में, और कंपनी टैक्स पे करेगी। कितना रेट है, 20 12 4, ऐसे बोल लो आप, 20 12 4, 20 पे 12% ऐड करोगे 4, तो शेयर्स पे तो समझ आ गया ना आपको, डोमेस्टिक कंपनी। और अगर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी होती तो शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल, कौन से सेक्शन में, 46A। 46A कंपनी से कोई टैक्स लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अगर वो सिक्योरिटीज है तो
कोई भी कंपनी हो, डोमेस्टिक हो नॉन डोमेस्टिक हो, शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल, तो कंपनी से कोई लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। शेयर होल्डर के हैंड में कौन से सेक्शन में टैक्सेबल हो रहा है? 46। सही है साहब, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल बना दो इसका? वैसे सही है, मतलब प्रोविजन लेवल तक ही हो जाता है। कहिए साहब, ऑल क्लियर टिल हेयर? वेरी 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 गुड। नोट करोगे या आगे बढ़ूं? नोट करो बेटा, कर लिया? सुबह ही आखिर में 2 घंटा बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो ये टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं यार। कितनी क्लासेस हो चुकी है आपकी अभी तक सुबह से? 4। ये तो ये कह सकता है शेयर होल्डर को एग्जेम्प्ट कर दिया, और कंपनी के केस में क्या है, कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा 20, 12 और 4 की बायबैक हो रहा है तो गेन तो हो रहा है ना। अब वो किस गेन पे कैसे निकलेगा वो हमारा मैटर नहीं है अभी, पर कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन दिस गेन। स्लैब नहीं है ये, सरचार्ज 12% सरचार्ज है, 4% एचईसी है और 20% फिक्स है। फिक्स रेट है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में करा था ना, सरचार्ज 12% लगता था, वो है। कहिए साहब, ऑल क्लियर टिल हेयर? क्या है? हाँ सर, ये 1034A 46 से याद रखने बेटे, याद कर लोगे तो अच्छी बात है। इसको नोट कर रहे हो? इसमें तो सर्कल ही लगा रखा है इसमें। सर्कल भी नोट कर रहा है क्या? डिबेंचर और बॉन्ड रखना। कहिए साहब, यहाँ तक क्लियर है? क्या टाइम हो गया बेटे? तो एक काम करो, 4 बजे अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? 4 बजे अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करते हैं और अमेलगमेशन लंबा चलाते हैं, ठीक है जी? अमेलगमेशन में तो है डेटा का। ये नोट कर लिया? क्या मैडम? एचईसी ये 20% सबको 12% समझ आ रहा है क्या है ये? सरचार्ज घर जाके पढ़ाई करते नहीं क्या? नहीं, इंट्रोडक्शन में सरचार्ज की बात हुई थी, ठीक है? एक बार लिख लो बच्चे यहाँ पे, 12% क्या है बच्चे? सरचार्ज है भैया, और 4% क्या होता है? एचईसी। 20% इज टैक्स रेट कि ये कंपनी में फ्लैट लग रहा है। तो ये साहब, ऑल क्लियर टिल हेयर? कर दिया आपने? घर जाके क्या करना है, गिरीश ओझा सर की बुक में ये जो 4 टॉपिक मैंने कराए हैं, इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन तो करेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके छो बाबा। तूने लिख लिया? दिखा देने से ऑनलाइन भी सबको क्लियर है ना बच्चे? ओके जी बाबा।